हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ सॉल्ट्स। आज के इस सेशन में हम सॉल्ट्स टॉपिक को रिवाइज करेंगे इन 30 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत होती है हमारी सॉल्ट्स के साथ कि एग्जैक्टली सॉल्ट्स होते क्या हैं। सो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स। हमारे सभी सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम एक सॉल्ट की बात करें तो वो एक सॉल्ट भी क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड ही होगा, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, जिसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर पार्ट कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। इसको हम कैसे समझें, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक नमक का। कौन सा नमक है हमारे पास, NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है। अब इस नमक के दो पार्ट्स होने वाले हैं, एक पार्ट होगा सोडियम आयन और दूसरा पार्ट होगा क्लोराइड आयन। तो एक पार्ट के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पार्ट के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले पार्ट को हम प्यार से क्या बोलते हैं, एक कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। मुद्दा यह है कि आखिर ये कैटायन और ये एनायन बना ही क्यों है, यानी कि क्यों सोडियम और क्लोरीन एटम्स ने अपने रिस्पेक्टिव आयन्स बनाए हैं। तो पूरा खेल किसका होता है, स्टेबिलिटी का होता है। हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, तो सोडियम भी स्टेबल होना चाहेगा। कैसे होना चाहेगा, इसके लिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन सोडियम एटम में उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, उस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करेगा, सोडियम एटम अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल देगा। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है एटम के बाहर, इसलिए सोडियम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एक कैटायन बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन एटम को भी स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। तो क्लोरीन एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है एटम के अंदर, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव, और वो क्या बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, Na, या आप ये बोल सकते हो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने मिल करके ये आयनिक कंपाउंड, ये सॉल्ट, ये NaCl कैसे बना दिया। बहुत ही आसान सी बात है। सोडियम एटम ने जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था ना अपने एटम में से, सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा था ना, वही एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, क्लोरीन के एटम ने ले लिया है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। जो सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम ने ले लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ना, तो आयंस के बीच में पता है क्या हो जाता है, आयंस के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयंस के बीच में क्या बन चुका है, एक आयोनिक बॉन्ड बन चुका है, और इसी आयोनिक बॉन्ड के कारण आयंस कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर बनाते हैं क्या, NaCl सॉल्ट। तो ये सॉल्ट क्यों बना है, कैसे बना है, आयनिक बॉन्ड्स की वजह से बना है। भाई अगर आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड्स बनते ही नहीं, तो फिर सॉल्ट कहाँ से बनता। तो ये सॉल्ट किसकी वजह से बना है, आयनिक बॉन्ड्स की वजह से बना है। इसीलिए इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, एक आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसीलिए हमारे सभी सॉल्ट्स कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस फॉर्मिंग सॉल्ट्स, अ फ्यू मोस्ट कॉमन रिएक्शंस आर गिवन। तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से सॉल्ट्स बनते हैं। हम बात करेंगे, हम सभी रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे, हम कुछ कॉमन रिएक्शंस की, मोस्ट कॉमन रिएक्शंस की हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आती है कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये किसके बीच में होती है, हम सबको पता है, एसिड्स और बेसिस के बीच में होती है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है। एसिड चाहेगा कि बेस सप्रेस हो जाए, और बेस पलट के क्या चाहेगा कि एसिड का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाए। यानी कि दोनों ही, एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट्स को नलिफाई करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, आसानी सी बात है, सॉल्ट है और पानी है। ठीक है, तो जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, NaOH है और HCl है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारे पास एक बेस है प्यारा सा, और HCl क्या है, हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि पानी बन जाएगा। इतना क्लियर है। तो पहली रिएक्शन हो गई सॉल्ट को बनाने की।
दूसरी रिएक्शन क्या होती है कि जब हमारे मेटल्स का एक्शन होता है किसके ऊपर, एसिड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक है जो कि काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। ये मेटल क्या कर रहा है, एक एसिड के ऊपर काम कर रहा है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, काफ़ी रिएक्टिव ये एक एसिड होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। तो जब हमारा रिएक्टिव मेटल जिंक एसिड के ऊपर अपना एक्शन दिखाएगा तो क्या होने वाला है, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये जो जिंक सल्फेट बना है, ये जिंक सल्फेट आखिर है क्या, ये एक सॉल्ट ही तो है। तो यहाँ से हमने सीखा, क्या सीखा कि जब हमारे मेटल्स एसिड के ऊपर अपना काम करते हैं, है ना, जब हमारे मेटल्स क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं एसिड्स के ऊपर, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब हमारे मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन को आप नहीं भूलोगे, जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ये जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं जिसकी वजह से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जब हमारे एसिड्स का एक्शन होता है किसके ऊपर, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बायकार्बोनेट्स के ऊपर। अभी तक हमारे मेटल्स एसिड के ऊपर एक्शन कर रहे थे, अब हमारे एसिड्स किसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बायकार्बोनेट्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि क्या है, एक मेटल बायकार्बोनेट ही है। इस मेटल बायकार्बोनेट के ऊपर हमारा HCl जो कि क्या है, एक एसिड है, वो एक्शन परफॉर्म करने वाला है। इस एक्शन से होगा क्या, NaCl बनेगा, पानी बनेगा, प्लस हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब हमारे एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बायकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये क्या है, एक तीसरी रिएक्शन है जिससे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक और रिएक्शन देख ही लेते हैं इसी बात पे। एक और रिएक्शन क्या बोल रही है, बात एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन अल्कलीज। अब हमारे मेटल्स देखो, शुरुआत में जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या कर रहे थे, एसिड्स के ऊपर अटैक कर रहे थे ना, एसिड्स के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। अब हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अल्कलीज के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन दो अल्कलीज कौन कौन सी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक काम कर लेते हैं, हम लेते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक अल्कली है, इसके ऊपर हम डाल देते हैं कौन सा, अपना रिएक्टिव मेटल जिंक। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, प्लस हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 4 रिएक्शंस वो कौन कौन सी हैं जिससे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। पहली हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि एसिड और बेस के बीच में होती है, सॉल्ट और पानी बन जाता है। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन कौन सी हो सकती है, जब हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, वो वाली रिएक्शन होगी, उसमें भी हम बोलते हैं कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मेटल्स एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसके ऊपर, अल्कलीज के ऊपर, तो यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके अलावा हमने एक और रिएक्शन देखी है, फोर्थ वाली, कौन सी वाली जल्दी बताओ, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हमारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बायकार्बोनेट्स के साथ, तो क्या बनता है, नमक बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। भूलना नहीं है कि साथ ही साथ क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। कब, जब हमारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बायकार्बोनेट्स के साथ। इतना क्लियर है। तो चारों रिएक्शंस मैंने आपको बता दी है जिसकी वजह से आप क्या बना सकते हो, सॉल्ट बना सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट बन रहा है, पानी बन रहा है। अब मुद्दा ये है कि जो सॉल्ट बना है इस रिएक्शन से, ये सॉल्ट है किस तरह का, इसका टाइप क्या है। तो सॉल्ट हम बोलते हैं कि 3 तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। किस पे डिपेंड करेगा, तो भाई किस तरह का आपने एसिड लिया है, बेस लिया है, उनके बीच में रिएक्शन करवाई है, उस हिसाब से बनता है सॉल्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स की, तो एक सॉल्ट न्यूट्रल कब कहलाएगा, जब उसको बनाने वाले एसिड और बेस दोनों कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास है Na, ये तो हमारा एसिड है ना, अगर हम लेते हैं क्या, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमारे पास क्या है, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनके कॉम्बिनेशन से, इनके बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जहाँ पे क्या बनने वाला है, NaCl बनने वाला है, प्लस हम बोलते हैं कि पानी बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। देखो जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसी की चलती है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज कौन सा है, HCl ही है, और हमारे पास एक वीक बेस है, वीक बेस कौन सा ले, चलो हम लेते हैं कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, प्लस हम बोलते हैं कि पानी बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। सॉल्ट तो है लेकिन ये कौन सा है, ये है एक एसिडिक सॉल्ट। आई बात समझ में। अब हम लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब हमारे पास है वीक एसिड हम लेते हैं कौन सा, कार्बोनिक एसिड, H2CO3।
और एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम ले लेते हैं कौन सा, NaOH। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, Na2CO3 प्लस हम बोलते हैं कि पानी बनने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ सॉल्ट और पानी तो बनेगा, लेकिन ये सॉल्ट कैसा होगा, ये सॉल्ट होने वाला है अपना एक बेसिक सॉल्ट। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे कि मैम एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कौन सा वाला, वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला करके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, वैसे ही क्या वीक एसिड और वीक बेस मिलकर बनेगा एक न्यूट्रल सॉल्ट। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ, कुछ किताबों में आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि अगर आपने एक वीक एसिड और एक वीक बेस दिया है तो दोनों में वीकेस्ट कौन है। हो सकता है कि एसिड कुछ ज़्यादा ही वीक हो वीक बेस के कंपैरिजन में, तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो एक बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर वीक एसिड और वीक बेस में बेस कुछ ज़्यादा ही वीकेस्ट है एसिड के कंपैरिजन में, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस हमारे पास क्या है, एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके कॉम्बिनेशन से पता है क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा अमोनियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट प्लस हम बोलते हैं कि पानी निकल जाएगा। तो ये जो अमोनियम एसीटेट बना है ना, इसका जो pH है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, 7 ही होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है। लेकिन हाँ, उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्ट और वीक एसिड और वीक बेस में ज़्यादा कमज़ोर कौन है, ज़्यादा वीक कौन है। जो ज़्यादा, या आप ये बोल सकते हो कि जो ज़्यादा कम वीक होगा उस हिसाब का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। क्या आगे हमारे पास है, क्या कॉमन सॉल्ट से हम शुरुआत करते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है इसका, NaCl है। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसमें कौन सा नमक डलता है, ये डलता है, कॉमन सॉल्ट ही डलता है। अकरेंस और एक्सट्रैक्शन कॉमन सॉल्ट को कैसे किया जा सकता है। देखो जो कॉमन सॉल्ट है ना, वैसे तो इसको बनाना नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नेचर में ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, इसको बस निकालना होता है। या अगर आपको बनाने का इतना ही शौक है तो आप कैसे बना सकते हो, HCl प्लस NaOH, इनके कॉम्बिनेशन से NaCl और पानी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको बनाना नहीं है, नेचुरली आप इसको नेचर से निकालना चाहते हो, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आसान सी बात है। जो हमारे समुद्र का पानी होता है ना, उसमें बहुत सारा नमक होता है। वैसे तो उसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि NaCl तो एक मोस्ट कॉमन सॉल्ट तो उसमें होता ही है मेजरली, है ना। इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ये सब भी क्या होते हैं, समुद्र के पानी में नमक प्रेजेंट होते ही हैं। लेकिन हाँ, अधिकतर नमक जो कि समुद्र के पानी में होगा वो कौन सा होता है, NaCl ही होगा। तो समुद्र के किनारे आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके के शैलो टैंक्स जो है बनाए जाते हैं, और इन टैंक्स में समुद्र का पानी भर दिया जाता है और फिर इस समुद्र के पानी को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है कि ये बाय द एक्शन ऑफ सन की हीट और जो विंड है, जो हवा है, उसके हेल्प से जो पूरा का पूरा पानी है जो कि इन शैलो टैंक्स में भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा पानी हम बोलते हैं कि इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर के उड़ जाएगा। पीछे क्या छूट जाएगा, पीछे हम बोलते हैं कि इस समुद्र के पानी में जो नमक प्रेजेंट है, जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, वो पीछे के पीछे हम बोलते हैं कि छूट जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र के पानी में बहुत सारे नमक होते हैं। NaCl के अलावा मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के सल्फेट, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो आपके पास नमक आया है वो कैसा है, इम्प्योर है। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए कुछ मेथड्स परफॉर्म किए जाते हैं और उन मेथड से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा दिया जाता है और आपके पास क्या जाता है, शुद्ध देसी नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ द सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट, मोस्ट ऑफ विच इज सोडियम क्लोराइड। इट इज वन ऑफ द मेन source of common salt. In India, salt from the sea water is obtained in Mumbai and Chennai. To extract the salt from the sea water, it is allowed to evaporate in shallow tanks under the influence of sun and wind. The salt obtained contains impurities of magnesium chloride, magnesium sulfate, etc. The salt is therefore purified by removing these impurities by suitable methods before it is sold in the market. इसके अलावा रॉक सॉल्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। होता क्या है, ऐसी मान्यता है कि बहुत पहले के ज़माने में जो समुद्र हुआ करते थे वो सूख गए होंगे, उनका पानी सूख गया होगा, तो उस पानी में जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स थे, जो नमक थे, वो पीछे ही छूट गए। अब ये जो नमक थे ना, ये इकट्ठा होते गए और होते होते इन लोगों ने क्या करा, बड़े बड़े पत्थर बना लिए और बड़ी बड़ी चट्टानें बना ली। तो ये जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स अल्टीमेटली है किसके, नमक के ही तो है ना। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रॉक सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है।
तो कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कई हिस्सों में जो कॉमन सॉल्ट है ना वो सॉलिड डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी मिलता है। ड्यू टू इम्प्योरिटीज it is often brown in color and is called rock salt. Beds of rock salts are believed to have formed as a result of drying up of the seas of very olden times. इतना क्लियर आप सभी को? चलिए फिर इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है कॉमन सॉल्ट की। तो अगर इसके कलर की बात करें तो ये एग्जैक्टली कैसा होता है, कलरलेस होता है, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, यानी कि सॉलिड स्टेट में ही आपको मिलेगा। इसकी सोलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पानी में अच्छा खासा सोलेबल होता है। आप बोल सकते हो कि 100 ग्राम पानी में, 100 ml पानी में 36.5 ग्राम के करीब नमक डिजोल्व हो जाता है। कौन सा वाला? यही NaCl। इसके अलावा इसके यूजेस क्या हो सकते हैं भाई? हमारी डाइट का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। जिस दिन खाने में नमक नहीं होता उस दिन हम अपनी मम्मा पे बहुत गुस्सा करते हैं कि अरे नमक तो डाले ही नहीं आपने, और नमक लेकर के आओ। तो नमक बेसिकली करता क्या है? एक फ्लेवर प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट आजकल तो हमारे जो टाटा सॉल्ट वगैरह जो है ये कैसे होते हैं? आयरन में रिच होते हैं, आयरन फोर्टिफाइड होते हैं, यानी सॉरी इसमें आयोडीन होता है, ठीक है ना, आयरन फोर्टिफाइड होते हैं। बेसिकली ये जो आयोडीन है ना ये हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए, हेल्थ के लिए, इसकी ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड के कुछ डिसऑर्डर्स जो है ना सामने आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के नमक NaCl कॉमन सॉल्ट हमारे डाइट का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर नंबर ऑफ फूड मटेरियल्स, एग्जाम्पल इन पैक्ड मीट एंड फिशेस। आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी हैं अचार बनाने के लिए अचार में बहुत सारा नमक डाल देती हैं। क्यों? क्योंकि वो अचार ख़राब ना हो, करीब 1 साल तक जो है ना हम अचार को साल भर इंजॉय कर पाएँ, इसीलिए अचार को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें ढेर सारा नमक डाला जाता है। इसके अलावा नॉनवेज जैसे कि फ़िश हो गया, मीट हो गया, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का यूज़ किया जाता है। मिक्स्ड विद आइस इट इज़ यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए आइस के साथ में क्या ऐड किया जाता है? नमक को ही ऐड किया जाता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जाम्पल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉटरी ग्लेज। पॉटरी ग्लेज मतलब क्या? जो क्ले के, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है ताकि उनमें एक चमक आ जाए, कलर आ जाए, वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाए। तो वो जो कोटिंग है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉटरी ग्लेज बोलते हैं। और इस पॉटरी ग्लेज को बनाने के लिए भी NaCl ही यूज़ होता है। कॉमन सॉल्ट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे कॉमन सॉल्ट की कि ये बहुत सारे दूसरे केमिकल्स को बनाने में एज अ रॉ मटेरियल लगता है। कैसे? चलो देखते हैं। शुरुआत हमारी होती है किसके साथ? कॉस्टिक सोडा के साथ। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है इसका? NaOH, जो कि क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी तक जो हम NaCl बना रहे थे ना HCl के साथ में NaOH को रिएक्ट करवा करके, अब ये NaOH कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, आम भाषा में केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब NaOH को बनाने के लिए भी NaCl लगता है। कैसे? हम लेते हैं ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर क्या होता है? नमक लो, उसको पानी में डाल दो तो वो क्या बन जाता है? ब्राइन सोल्यूशन बन जाता है। अब इसी ब्राइन सोल्यूशन को आपको क्या करना है? एक बड़ी सी टंकी में लेना है, टैंक में लेना है, और उस टैंक में आपको 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देने हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। दोनों को ही आपको क्या करना है? एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। होगा क्या? बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा? वो जो आपने टंकी ली है ना जिसमें कि आपने ब्राइन सोल्यूशन डाला हुआ है, उस ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से होगा क्या भाई? जो टंकी है उसमें है क्या? उसमें आपके पास ब्राइन सोल्यूशन है ना, यानी कि NaCl है और पानी है। तो होगा क्या? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा ब्राइन सोल्यूशन में, NaCl और पानी दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव आयंस में आयोनाइज हो जाएंगे, यानी कि NaCl टूटने वाला है किसमें? Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस में, और पानी टूटने वाला है किसमें? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। तो ब्राइन सोल्यूशन को हमने एक टंकी में लिया है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया है, तो जो ब्राइन वाटर होगा वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा। NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस में, पानी टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। अब होगा क्या? ये जो आपने 2 इलेक्ट्रोड्स डाल करके रखे हुए हैं, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है भाई? कहाँ गया ये? एनोड के ऊपर है चार्ज पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर है चार्ज कौन सा? नेगेटिव। अब टंकी में क्या पड़ा हुआ है? टंकी में है Na पॉजिटिव आयंस, क्लोराइड आयंस, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। अब जैसे ही क्लोराइड आयंस को पता चलेगा कि अरे एनोड के ऊपर क्या है? ऑपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो जा रहा हूँ। क्लोराइड आयंस जाएंगे एनोड के ऊपर जाकर के अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना
जो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है, भाई क्लोराइड आयन कब बना है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्लोरीन का एटम। तो क्लोराइड आयंस को जैसे ही पता चला कि भाई एनोड के ऊपर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो वहां जा रहा हूं अट्रैक्ट होकर के, और एनोड पे जा करके क्लोरीन के जो आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और क्या बना लेंगे, क्लोरीन एटम बना लेंगे। यही क्लोरीन एटम कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। सिमिलरली पानी की टंकी में, मतलब इस टंकी में और क्या प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है हमारे H पॉजिटिव आयंस। अब जैसे ही H पॉजिटिव आयंस को पता चलेगा कि भाई ये जो कैथोड है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, तो ये H पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होकर के कहाँ चले जाएंगे, कैथोड में चले जाएंगे। और कैथोड में जाने के बाद में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना लेंगे, H एटम्स बना लेंगे। ये H एटम्स कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो कैथोड पे क्या बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है, एनोड पे क्या बनी है, क्लोरीन गैस बनी है। अब टंकी में बचा कौन है, अब टंकी में बचे हैं सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे भाई, दोनों मिलके बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन गया, आपका कॉस्टिक सोडा बन गया। कैसे बना है, जब आपने ब्राइन वाटर लिया है, जब आपने NaCl और पानी का मिक्सचर लिया था ना, उसमें जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया ब्राइन वाटर में, तब जाकर के NaOH बना है। अगर नहीं करते ना, नहीं लेते NaCl, तो फिर कभी भी NaOH बनना ही नहीं था। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि NaOH बन जाता है हमारी टंकी में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो कुल मिलाकर के पूरी रिएक्शन ये हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से किसी ना किसी चीज़ को तोड़ना। लाइसिस मतलब क्या, तोड़ना। तो हम तोड़ क्या रहे हैं, NaCl और पानी को। पानी टूट रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, NaCl टूट रहा है Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस में। ठीक है, तो 3 यूजफुल प्रोडक्ट जो कि बनने वाले हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन बन रही है और अल्कली बन रहा है। अल्कली कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि क्लोरीन बन रही है और अल्कली बन रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। चलिए, तो इस प्रोसेस के 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने कौन से आने वाले हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक काम करते हैं, तीनों के यूजेस हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, हाइड्रोजन को यूज किया जाता है किसमें, अमोनिया के मैन्युफैक्चर में, और इस अमोनिया से आगे जाकर के और वेरियस फर्टिलाइजर्स वगैरह बनवाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट वगैरह हो गया। इसके अलावा मेटल ऑक्साइड्स को, हैवी मेटल ऑक्साइड्स को अगर मेटल्स में रिड्यूस करना है इन मेटलर्जी, तो भी हम बोलते हैं कि कौन यूज़ होता है, हाइड्रोजन ही गैस ही यूज होती है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन में अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन को मिक्स कर दें, तो वो क्या बन जाता है, रॉकेट का फ्यूल बन जाता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के कुछ यूजेस है। इसके अलावा क्लोरीन गैस के यूजेस क्या हो सकते हैं, इसको हम स्विमिंग पूल्स का जो पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, किसको, क्लोरीन को। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल के पानी को हम क्लोरीनेटेड वाटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उस वाटर को क्लोरीन गैस से ट्रीट किया गया है, ताकि उसके सारे जो जर्म्स वगैरह जो हैं वो सब मर जाए। इसके अलावा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सप्लोजिव लाइक DDT एक्सेट्रा, तो इन सब के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम बोलते हैं कि क्लोरीन गैस यूज होती है। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म, HCl, एक्सप्लोजिव जैसे कि DDT वगैरह। इसके अलावा इन द ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प एंड कॉटन फैब्रिक्स, तो कॉटन फैब्रिक्स और वुड पल्प जिससे कि क्या बनते हैं, पेपर बनते हैं, उनको ब्लीच करने के लिए भी क्लोरीन गैस यूज होती है। एक बड़ी बात क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अगर मिला दो तो क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। इस HCl की यूज़ क्या है, लेबोरेटरीज में ये एक रिएजेंट की तरह यूज़ होता है। एक्वारीजिया जिसमें कि गोल्ड और सोना गोल्ड और प्लेटिनम क्या जाता है, साफ हो जाता है। तो उस एक्वारीजिया को बनाने के लिए भी क्या लगता है, HCl लगता है। 3 पार्ट्स HCl के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का। इसके अलावा स्टील को क्लीन करने के लिए भी HCl यूज़ होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की, कि सोप्स और डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है ये, मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डाइस को, कलर्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। इसके अलावा एक लेबोरेटरी रिएजेंट भी है ये। तो ये सब क्या है, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हैं। अब हम बात करते हैं एक और कंपाउंड की, जिसको बनाने के लिए फिर से कौन यूज होता है, हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl। क्या है वो है ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है CaOCl2। बनाया कैसे जाता है, तो बेसिकली हम लेते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम।
क्या लेते हैं हम? ड्राई स्लेक्ड लाइम लेते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जिसमें कि बिल्कुल भी पानी ना हो। तो जब हम स्लेक्ड लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में बनता है पानी। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया है इसमें तो क्लोरीन गैस लगी है और स्लेक्ड लाइम लगा है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा है, NaCl कहाँ लग गया? अरे भाई याद करो, NaCl का ही यूज़ करके हमने क्या बनाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा। उस कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए जो एनोड है वहाँ पे क्लोरीन गैस बनी थी कि नहीं बनी थी? उसी क्लोरीन गैस को जो कि एनोड पे बनी है, उसी क्लोरीन गैस को हमने क्या किया है? ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर पास करवाया है, तब जाकर के क्या बना है? ब्लीचिंग पाउडर बना है। अगर कॉस्टिक सोडा नहीं बनाते NaCl से तो क्लोरीन गैस नहीं बनती, और अगर क्लोरीन गैस नहीं बनती तो फिर किसको पास करवा देते? ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर। कहाँ से बनता हमारा ब्लीचिंग पाउडर? आई बात समझ में? तो NaCl को इनडायरेक्टली यूज़ किया गया है क्या बनाने के लिए? क्लोरीन बनाने के लिए, जिससे क्या बना है? ब्लीचिंग पाउडर बना है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है ब्लीचिंग पाउडर की? कि इट इज़ अ येलोइश वाइट पाउडर विद अ पंजेंट स्मेल। सवाल आता है कि एक X नाम का कंपाउंड है जिसका येलोइश वाइट कलर होता है और पंजेंट स्मेल होती है। कौन है वो? वो है अपना ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो ये ठंडे पानी में काफ़ी सॉल्युबल होता है। इसके यूजेस क्या हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन के फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। कॉटन के नए नए कपड़े, लिनन के नए नए कपड़े जो एकदम चमकदार होते हैं ना, झकाझक वाइट, वो क्यों हो रहे हैं वाइट? क्योंकि कपड़ों को ब्लीच किया गया है। इससे पहले कि कपड़े हम तक पहुंचे वो ऑलरेडी ब्लीच्ड होते हैं। इसके अलावा हमारे जो पेपर्स होते हैं वो काफ़ी साफ़ होते हैं ना, एकदम वाइट शाइन करते हैं वो। तो पेपर्स के पास वाइट शाइन क्यों आती है? क्योंकि पेपर को बनाने के लिए जो वुड पल्प यूज़ किया गया है उसको ब्लीच किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। किससे? ब्लीचिंग पाउडर से, ताकि जितने भी दाग धब्बे हैं वो गायब हो जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, कपड़ा हो या पेपर हो, साफ तो हो ही जाएगा ना, चमक तो आ ही जाएगी। लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, धुले हुए कपड़ों को भी ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी। इसके अलावा क्लोरीन के कुछ और आप बोल सकते हो कि यूजेस क्या हो सकते हैं? तो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, है ना, जर्म्स वगैरह को मारने के लिए। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। तो कुल मिलाकर के ये सब क्या हो गए? ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसका वो बनता कैसे वो हमने देख लिया, और इसके अलावा उसके यूजेस क्या हैं वो भी हमने देख ली। तो याद रखिएगा, ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस पास करवाओगे तो क्या बन जाएगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा, नहीं बेकिंग सोडा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। पकौड़े को बनाते टाइम बैटर में डालना, केक को बनाते टाइम वो बैटर में डालना। क्या डालते हैं हम? बेकिंग सोडा। क्यों डालते हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसका केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। इसमें होता क्या है? अगेन हम लेते हैं क्या? ब्राइन वाटर, यानी कि ब्राइन सोल्यूशन, पानी और नमक। इसको हम सैचुरेट करते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ। इसके बाद में अमोनिया से सैचुरेटेड जो ब्राइन सोल्यूशन है, जो ब्राइन वाटर है, उसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड और हमारा बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सीधी सी बात है, NaCl फिर से यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल। क्या बनाने के लिए? बेकिंग सोडा बनाने के लिए। कि आप ब्राइन वाटर को सैचुरेट करते हो अमोनिया के साथ में, इसके बाद में उसमें आप पास करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस हम बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब आगे बढ़, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के हमारा जो बेकिंग सोडा है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में स्परेंजली सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे दो रिएक्शंस दी गई हैं हमारे बेकिंग सोडा की, जिसको कि आपको कभी भी नहीं भूलना है। पहली रिएक्शन क्या है? हीट के एप्लीकेशन से ये टूट जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब भी किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये नमक बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा। ठीक है। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। पहला यूज़ क्या है? इन मेडिसिन एज एंटासिड, पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट का जो एसिड है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, स्पाइसी फूड खा लिया है, समय पे खाना नहीं खाया है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो आपको पता है क्या है? वो है हमारा बेकिंग सोडा। तो अगर कभी घर में किसी को एसिडिटी हुई है और आपके घर में एंटासिड अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? 1 कप पानी में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लो, घोल लो और उसको पिला दो, तो कई हद तक पेट का जो एसिड है वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हो कैसे? एज एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स। आप खुद ही बताओ, केक को बनाने के लिए उसका जो बैटर होता है उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं कि नहीं डालते हैं? क्यों डालते हैं? अभी मैंने बताया था कि बेकिंग सोडा जब हीट
से टूटता है तो टूटेगा किस में? सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। तो होगा क्या, जो आपने केक के बैटर में बेकिंग सोडा डाला है ना, जब वो हीट के एप्लीकेशन से टूटेगा ना तो वहाँ बनेगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक गैस है। गैस के क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं, और इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स के कारण जो हमारा केक बनेगा, उसकी जो ब्रेड बनेगी वो कैसी हो जाएगी? फ्लफी हो जाएगी, वो स्पॉन्जी हो जाएगी। डेफिनेटली जो बबल्स हैं उनके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकल करके भाग जाएगी, लेकिन जो उसके बबल्स हैं वो पीछे छूट जाएंगे। तो उन बबल्स के कारण ही जो केक है, जो ब्रेड है, वो कैसा होता है? फ्लफी होता है, स्पॉन्जी होता है, और इसीलिए तो केक खाने में मज़ेदार होता है। अगर हमारे केक में स्पॉन्जीनेस ना हो तो क्या केक खाने में मज़े आएगी? नहीं आएगी। तो क्रिस्पीनेस अगर चाहिए हो पकौड़े में तो उसके बैटर में भी हम क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा ही डालते हैं। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे कि मैम साथ में ये भी तो बन रहा है, कौन? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट, भाई बेस जो होते हैं हमारे, उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। तो अगर हमारे पास ये जो बेसिक सॉल्ट आया है तो ये बेसिक सॉल्ट भी क्या करेगा? हमारे केक के स्पॉन्ज को कड़वा बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो फिर अब क्या करें? तो फिर इसीलिए तो केक के बैटर में बेकिंग सोडा के साथ साथ बेकिंग पाउडर भी डलता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो भाई बेकिंग सोडा में ना माइल्ड ईडेबल एसिड जैसे कि टार्टरिक या सिट्रिक एसिड मिला दिया जाता है। क्या बोला मैंने? कि बेकिंग सोडा में जब आप एक माइल्ड ईडेबल एसिड, टार्टरिक या सिट्रिक एसिड मिला दो तो वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। तो सीधी सी बात है, बेकिंग सोडा जब क्या होगा? टूटेगा। तो टूटेगा किस में? सोडियम कार्बोनेट में। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेसिक सॉल्ट है। इसका जो बिटर टेस्ट होगा ना, तो इस बिटर टेस्ट को नलिफाई कौन करने वाला है? बेकिंग पाउडर का टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। भाई बेस को नलिफाई एसिड ही कर सकता है, एसिड को नलिफाई कौन कर सकता है? बेस ही कर सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो कि क्या है? सॉल्ट तो है, लेकिन कैसा है? बेसिक सॉल्ट है। इसके बिटर टेस्ट को काटेगा कौन? काटेगा टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो इसीलिए बेकिंग की प्रोसेस में, बैटर में आप बोल सकते हो कि बेकिंग सोडा तो डालते ही हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास आगे क्या है? ये पूरा वही चीज़ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना, आसान भाषा में, आसान शब्दों में। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशन में भी हम बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आग को बुझाना है और हम बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि बेकिंग सोडा जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ना, यही पता है क्या करने वाली है? आग को बुझाने वाली है। बेसिकली जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें एक तरफ क्या होता है, आप बोल सकते हो कि बेकिंग सोडा होता है, और जो दूसरी ट्यूब है अंदर वो किसकी होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। जब हम नोजल खोलते हैं ना तो सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन होती है, जिसके कारण सॉल्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और पानी बन जाएगा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? जो भी चीज़ जल रही होगी ना उसके ऊपर जाकर के बिछ जाएगा और एक ब्लैंकेट बना लेगा, ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाए और जलना, कंबशन या फायर रुक जाए। आई बात समझ में? चलो, तो ये हमारा क्या हुआ है? कंप्लीट बेकिंग सोडा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने एक और केमिकल की, जिसका नाम है क्या? वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। 10H2O का मतलब क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब कि पानी और डेका मतलब कि 10, कि सोडियम कार्बोनेट के पास क्या लगा होता है? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसीलिए हम वॉशिंग सोडा को क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है दो और फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के पास केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल है। मोनो मतलब कि एक, हाइड्रेट मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल। तो केवल अगर एक वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रेट। इसके अलावा अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अनहाइड्रस मतलब क्या? एकदम सूखा। सूखा मतलब क्या? एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विच कंटेन्स नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉमनली नोन एज व्हाट? सोडा ऐश। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं।
तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, मोनोहाइड्रेट मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल, और अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या, सोडा ऐश, एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। इसको बनाएंगे कैसे? आसान है। तो हमारे पास जो बेकिंग सोडा आया था ना, उसी को हम तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या बन जाता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इसके अलावा अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश। एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, मतलब क्या, सोडियम कार्बोनेट तो है लेकिन कौन सा वाला, अनहाइड्रस है। अब जब इसके पास पानी है ही नहीं तो एक काम करते हैं ना, पानी जोड़ देते हैं। तो सोडियम या अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ देते हैं। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ने पे बन क्या जाता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा बन जाता है Na2CO3.10H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? Na2CO3.10H2O। ये क्या है? अपना वॉशिंग सोडा है। आई बात समझ में? चलो आगे क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी। कलर की अगर हम बात करें तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसमें कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अलावा पानी में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हम बोलते हैं कि अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, और अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिकली ये अल्कलाइन ही होता है नेचर में। पानी में जाने के बाद भी ये अपना अल्कलाइन नेचर छोड़ता नहीं है, जिसके कारण ये रेड लिटमस को ब्लू में जो है ना बदल देता है। भाई बेसिस की, अल्कलाइंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो जब आप वॉशिंग सोडा को पानी में मिलाओगे तो वो क्या होगा, अल्कलाइन सोल्यूशन होगा जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, है ना। चलिए अब इसके बाद में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मोनो मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल, डेका मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल, हेमी का मतलब क्या है, हेमी मतलब कि आधा। तो कैल्शियम सल्फेट जिसके पास आधा वाटर मॉलिक्यूल हो एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। बनेगा कैसे? तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हमारे पास होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम विच इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मोनोहाइड्रेट मतलब क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल। हेमी मतलब कि आधा वाटर मॉलिक्यूल। डाइहाइड्रेट का मतलब क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O को जब हम हीट करते हैं किसके ऊपर, 373 केल्विन पे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट करते हो किसको, जिप्सम को, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई जिप्सम के पास तो कैल्शियम सल्फेट .2H2 है, इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बचता कितना है, आधा वाटर मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम सल्फेट .12H2O क्या कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके यूजेस क्या है पीओपी के। तो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो किसका होता है, पीओपी का ही होता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो स्टैचूज होते हैं, ज्वेलरीज हैं, मटेरियल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स, वो सब किसके बनते हैं, पीओपी के ही बनते हैं। फिर इसके बाद में हमारे जो वॉल पे जो डिज़ाइंस होती हैं, है ना, वो भी किसकी बनाई जाती हैं, पीओपी की ही बनाई जाती हैं, पीओपी वाली सीलिंग्स। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड में जो हम चौक से लिखते हैं तो वो चौक भी किसकी बनती है, पीओपी की ही बनती है। लेबोरेटरीज में हम बोलते हैं कि फॉर मेकिंग अपैरेटस एयर टाइट बाय सीलिंग द गैप्स एज द स्टॉपर एक्सेट्रा इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स। तो कुल मिलाकर के ये सब क्या है, ये यूजेस हैं हमारे पीओपी के। तो सीधी सी बातें ध्यान रखिएगा, पीओपी बना किससे है, जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसको जब हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचेगा आधा वाटर मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम सल्फेट .12H2O क्या बनेगा, पीओपी बनेगा। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मैम अगर हमने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दिया तो क्या होगा। अभी तो केवल 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकला है, अगर आपने इस टेम्परेचर के ऊपर हीट किया है तो पूरा का पूरा सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो वो अनहाइड्रस क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है ना, डेड बर्न्ड प्लास्टर। इतना क्लियर है आप सभी को। तो हमने कोशिश करी है कि 30 मिनट्स में आपका जो पूरा सॉल्ट टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आपको कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है 30 मिनट्स में, वो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।